और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया भर में अमेरिकी जवाबी टैरिफ को लेकर मची उथल पुथल के बीच ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिन की भारत यात्रा पर भारत आ रहे हैं। जेडी वेंस का भारत दौरा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर काफ़ी अहम माना जा रहा है। ख़ास तौर से ये जो 90 डेज का पॉज मिला है इसमें, और साथ ही साथ में हमारी बीटीए चल रही है, उसके मद्देनज़र उपराष्ट्रपति का ये दौरा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की मजबूती को लेकर चर्चा तो होगी ही, लेकिन ट्रंप टैरिफ के बीच में ये मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत भारत के लिए कितनी अहम होंगी और क्या क्या एजेंडाज होंगे, क्या क्या पॉइंटर्स होंगे जिन पे हम उम्मीद बांधें, विस्तार से आज मैं करने वाला हूं इस पर चर्चा दिग्गजों के साथ। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, वेंस भारत आ रहे हैं लेकिन क्या ट्रेड डील भी ला रहे हैं। ट्रंप के जवाबी टैरिफ को लेकर चीन भी आर पार के मूड में दिखता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया भर के देश ट्रंप के जवाबी टैरिफ से हलकान है। इस बीच अमेरिका से भारत आने वाला मेहमान खासम खास है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस के भारत दौरे की। आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगले हफ्ते अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। भारत की यात्रा के दौरान जेडी वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जेडी वेंस की इस यात्रा को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जवाबी टैरिफ को लेकर वाणिज्य मंत्रालय के स्टेक होल्डर के साथ लगातार मंत्रणा जारी है। भारत सरकार इसे लेकर कई दौर का मंथन भी कर चुकी है। भारत ने साफ किया है कि जवाबी टैरिफ पर भारत पहले अपने हितों की सुरक्षा करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जवाबी टैरिफ थोपा, उसके मुकाबले भारत के लिए ट्रंप के जवाबी टैरिफ का हमला कुछ हद तक नरम रहा। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ बातचीत करके एक ऐसा रास्ता निकाल सकता है जिससे अमेरिका की जवाबी टैरिफ की बात भी बनी रहे और इससे भारतीय कंपनियों को ज्यादा मुश्किलें भी न आए। जाहिर है, भारत आ रहे जेडी वेंस के सामने भारत अपना पक्ष रख सकता है और इससे जवाबी टैरिफ के समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश भी कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच इस साल फरवरी में ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बीटीए पर बातचीत जारी है। फरवरी में दोनों देश ने एक दीर्घकालिक लक्ष्य के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने की योजना बनाई थी। हालांकि ट्रंप प्रशासन की कड़ी टैरिफ नीति के चलते बातचीत में अब कई सारे पॉइंट्स पेंडिंग हैं। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो भारत और अमेरिका प्रारंभिक चरण के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सहमत हो चुके हैं और 90 दिनों के भीतर सकारात्मक नतीजों की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अमेरिकी टैरिफ टेंशन के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई बातचीत भी सुर्खियों में रही। जयशंकर ने पोस्ट कर कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जल्द सहमति की उम्मीद है। आगे भी संपर्क जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये भारत दौरा कई मायनों में अहम है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा में। स्वागत करते हैं शशांक सर का, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। शशांक सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय बग्गा सर हमारे साथ हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बग्गा सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं रॉबिन सचदेव साहब, विदेश मामलों के जानकार हैं। रॉबिन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। एम्बेसडर शशांक सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। सर, वेंस आ तो रहे हैं लेकिन ट्रम्प टैरिफ के 90 डेज के पॉज के बीच में, ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ के बीच में और एक तरह से पूरी दुनिया के तमाम विमर्शों और चर्चाओं के केंद्र में इस वक्त ट्रंप और अमेरिका हैं। ऐसे में वेंस साहब भारत आ रहे हैं और उनकी जड़ें भी यहाँ हैं, उनकी पत्नी के अगर पक्ष की तरफ से देखें हम क्या उम्मीद करें सर? ये नितांत निजी है, सामान्य द्विपक्षीय विजिट है, या टैरिफ्स और द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी आप अहम मान रहे हैं सर? इसमें क्या हम एक्सपेक्ट करें इस विजिट से? देखिए, आपने खुद ही शुरुआत कर दिया ट्रंप टैरिफ कहकर। मतलब ये है कि
मसला तो शीर्ष स्तर पर ही निकलेगा। मोदी जी और ट्रंप के बीच में जब बात होगी किसी समय, तभी मामला फाइनल होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आजकल के ज़माने में अमेरिका में भी और भारत में भी और देशों में भी बहुत महत्वपूर्ण शीर्ष स्तर पर नेता ऐसे आ गए हैं जो खुद डायरेक्टली नेगोशिएट करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ट्रेड का मसला ऐसा है जिसमें बहुत पेचीदगियां होती हैं, और इसलिए आवश्यक है कि चाहे ट्रेड मिनिस्टर लेवल पर हो, विदेश मंत्री स्तर पर हो, ऑफिशियल्स के लेवल पर हो, सारी बारीकियों को पूरे तरीके से जांच कर रखना चाहिए प्रधानमंत्री और ट्रंप साहब के समय, ताकि जिस समय वो अनाउंसमेंट हो, वो फाइनल हो, उसमें पीछे नहीं हटा जाए। फिर अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है दोनों ने, तो एक तरीके से लक्ष्य भी पूरा करना है। दूसरा, भारत कई चीजें ऐसे जो बाहर से इंपोर्ट करता है, जैसे तेल हुआ, एलएनजी हुआ, और भी कई सारे प्रेशियस मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो अगर अमेरिका से मिल सकते हैं तो उनसे ले सकता है। एश्योर्ड सप्लाई होनी चाहिए, ठीक दाम होने चाहिए। दूसरा, भारत ने कई कमोडिटीज पे ऑलरेडी टैरिफ्स अपनी तरफ से कम कर दी हैं, तो वो देखना चाहिए कि हम ऐसे कमोडिटीज को जहाँ पे कि अगर हम ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस ला सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो जरूर हमको वहाँ टैरिफ कम करनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसे आइटम्स हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं, और जबरदस्ती हम उसमें जो है टैरिफ कम करके उनकी जो है यहाँ खपत बढ़ाई जाए भारत में, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है भारत के लोगों के लिए। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी मैं खुद सुनना चाहूंगा बग्गा साहब के और रॉबिन सचदेव साहब के विचारों को। राइट सर, एब्सोल्युटली सर। बग्गा सर के पास चलते हैं। बग्गा सर, क्या एक्सपेक्ट करें हम, क्योंकि स्वाभाविक रूप से अब यूएस भी चाहेगा कि इंसेंटिवाइज करे इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब विद टैरिफ एग्जेम्पशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मास्यूटिकल्स। मतलब कुल मिला के रिलायंस ऑन चाइना जो है उसको रिड्यूस करने के लिए एक बढ़िया पार्टनर की तलाश यूएस को हमेशा से रही है, और हम एक नैसर्गिक चॉइस रहे हैं यूएस की। ये बात अलग है कि हमारे लिए उतनी तैयारियां पूरी नहीं हैं, बट क्या वेंस के आने से इस दिशा में आप कुछ देख रहे हैं सर कि कुछ आगे हम बढ़ पाएंगे, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर वेंस से? पॉजिटिव है शशांक सर, तो हमारे एक्सपर्ट हैं, तो पहले सर थैंक यू वेरी मच इज्जत अफजाई के लिए। उनके सामने हम क्या बोलेंगे, बट मार्केट की तरफ से पॉजिटिव है, क्योंकि फ्रांस जर्मनी होके आए, म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में बोले, ग्रीनलैंड में निजी टूर कर दिया था। ये भी पहले पर्सनल बात कर रहे थे, शादी में जा रहे हैं जयपुर में, और पहले बात हो रही थी कि प्राइवेट विजिट रहेगा, बट अब ऑफिशियल बन गया है कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी। वो बहुत अहम रहती है कि क्या वो ट्रंप से मैसेज लाते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि एशियाई देशों में जहां वो पहले जा रहे हैं वो भारत है, और इसको ऐसे हमें देखना है, एक कि ट्रंप के बहुत अहम सलाहकार हैं। दूसरा, 2028 में अगर इलेक्शन में ट्रंप खुद नहीं खड़े हुए तीसरी बारी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध, अगर ट्रंप नहीं खड़े हुए, तो जेडी वैंस खड़े होने का बहुत बड़ा एक प्रोबेबिलिटी है। तो हो सकते हैं आगामी राष्ट्रपति भी रहें यूएस के, तो अच्छा है पहले से ही शुरुआत करनी। किन मुद्दों पे बात होगी वो तो बहुत क्लियर है कि ट्रेड सबसे पहले, फिर डिफेंस जो बात हुई थी, इंडो यूएस प्रोक्लेमेशन जो हुआ था फरवरी का, उस पर बातचीत होगी कि किस तरह से उस पर काम चल रहा है। एनर्जी की भी बात हुई थी और टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी उस टाइम पे। हमारे प्रधानमंत्री जब फरवरी में गए थे, एलॉन मस्क को भी मिले थे, और ये 4 मुद्दे रहे थे। तो मार्केट यही देखेगा कि ट्रेड पे, डिफेंस पे, एनर्जी पे, और चौथा फिर से रहेगा कि जो इंडो यूएस प्रोक्लेमेशन हुआ था उसके तहत अगर कुछ और होता है। अच्छी बात क्या है कि भारत ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रीज हो गए हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के, इतनी जल्दी नहीं आएगा। दूसरी बात जो अहम है कि ट्रंप ने खुल के कहा है कि जिन 70 कंट्री से हम करार कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो चाइनीज सप्लाई चेन में ना आए, ना वो चाइना के प्रॉक्सी बने, ना चाइना का माल उनके थ्रू हमारे पास आए। तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है उसमें भारत एक बहुत बड़ा एलाई है। इनका जापानी डेलीगेशन कल थी वॉशिंगटन में, और ट्रंप खुद
50 मिनट बैठे जापानी डेलीगेशन के साथ, चाहे वो ट्रेड के लिए आए थे, बट इतनी अहमता दी ट्रंप ने, तो उनके वाइस प्रेसिडेंट आने अहम बात है। एब्सोल्युटली सर, और बिल्कुल आपने सही कहा, राइजिंग पॉलिटिकल स्टार हैं वहाँ पे, 40 साल के हैं, बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और पोटेंशियल हैं फ्यूचर लीडरशिप के लिए, जैसा बग्गा सर ने भी कहा, और कल्चरल कनेक्शन है वाया उषा वैंस के थ्रू, स्वाभाविक रूप से हमारे दामाद हैं भारत के, एक तरह से अगर आप कहें फर्स्ट हिंदू अमेरिकन सेकेंड लेडी हैं विद इंडियन हेरिटेज, तो स्वाभाविक रूप से, और मोदी सरकार तो इस तरह के रिश्तों को बुनाने में बड़ी आगे रहते हैं। बट थोड़ा सा पोजीशन वाइज बताएं, वैंस से हम कितना एक्सपेक्ट करें? जैसे शशांक सर ने कहा, सचदेव सर, कि आजकल की लीडरशिप टॉप लीडर टू टॉप लीडर हो गई है, ऐसे में वैंस से हम क्या कुछ एक्सपेक्ट करें? कनेक्शंस तो बहुत हैं, बहुत सारे डॉट वो कनेक्ट कर सकते हैं दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, बट इज ही इन अ पोजीशन टू हेल्प अस इन दिस रिगार्ड, और खास तौर से टैरिफ के मसले पे? थैंक यू, ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट पॉइंट। एंड एक्चुअली शशांक सर ने जो बात कही ना, ये बहुत ही अहम बात है आज की दुनिया के लीडर्स के लिए। इनफैक्ट मेरी किताब में इस पे मैंने एक कंप्लीट अलग छोटा सा चैप्टर लिखा है। ट्रंप के साथ प्रॉब्लम पता है देशों को क्या हो रही है? ट्रंप नेगोशिएशन में एक तरह का माइक्रो मैनेजर है, ये खुद मैनेज करना चाहता है नेगोशिएशन। वैसे तो इसकी पिक्चर इमेज है कि मैक्रो है, ट्रंप इज अ मैक्रो, ये वो, इसको पॉलिसी का ज्ञान नहीं, जो नैरेटिव चलते हैं कई बार की जब मन आया कुछ कह दिया बोल दिया, वो पॉलिसी अप्रोचेज हैं जिसके इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ये डिटेल्स लेता है, उनमें से जो इसको ठीक लगे गट फील के हिसाब से वो पॉलिसी अनाउंस कर देता है। बट जब बात आती है नेगोशिएशंस की, ये खुद नेगोशिएट करता है। ये प्रॉब्लम ज़ेलेंस्की को आई। देखिए, ज़ेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो ज़ेलेंस्की और ट्रंप की जो मीटिंग थी उसमें पहले ही होमवर्क हो जाना चाहिए था दोनों साइड का। शशांक सर से पूछिए कि भाई मोरलेस एग्रीड है कि क्या आउटकम निकलने हैं। वो प्रिपरेशन पहले नहीं हुई थी, सीधी ट्रंप ने बोला ज़ेलेंस्की मिलेगा मैं बात करूंगा। इस समय चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है कि इनकी बात होनी है शी जिनपिंग और ट्रंप की। वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि चाइनीज ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हम पहले होमवर्क कर ले आपके साथ, अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ, ताकि प्रिडिक्टेबल हो जो मीटिंग हो शी की और ट्रंप की। अब अमेरिकन ऑफिशियल्स कहते हैं नहीं हम कुछ कमिट नहीं कर सकते, जो कुछ होगा वो उसी मीटिंग में होगा। यू सी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। और ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है इस समय यूरोपियन लीडर्स को भी कि हम अमेरिकन के साथ नेगोशिएट कैसे करें, क्योंकि अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी नेगोशिएट करने की ज्यादा हालात में नहीं है, या है भी तो वो रूटीन करती है, पर जो डिसीजन मेकिंग है, जो माइक्रो डिसीजन फाइनल होना है, वो ट्रंप के साथ बैठ के ही होना है। जबकि ये चीजें तो पहले तैयार हो जानी चाहिए। व्हेन ट्रंप के साथ कोई लीडर बैठे तो केवल सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ रहा है इस समय कंट्रीज के लिए, डिप्लोमैट्स के लिए इन रिलेशंस विद अमेरिका। वन, सेकेंड, वैंस का यहाँ आने के विजिट में डेफिनेटली यस, जैसे सबने डिस्कस कर लिया, ट्रेड है, टेक है ना, और ट्रेड है, बट जो टेक्नोलॉजी वाला एरिया है, इसको एक इनिशिएटिव इंडिया ने एमओयू साइन किया है, TRUST, ट्रस्ट, आई थिंक ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशंस यूजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। हाँ, राइट। अब इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ऑल कोलैबोरेशंस, जितनी भी हम मान लें स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज है, AI है, ड्रोन्स है, रोबोटिक्स है, 3D है, जो भी और है सारी आती हुई, लिथियम है, बैटरीज है, क्रिटिकल मटेरियल्स। बाय द वे एक और क्रिटिकल मीटिंग होनी है क्रिटिकल मटेरियल्स और मिनरल्स एंड रेयर अर्थ के बारे में। तो इन चीजों में बहुत डीप डिस्कशन होगी, और एक्रोनिम ट्रस्ट इसीलिए दिया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट बढ़े। पहला ट्रस्ट का एक हमने बहुत बड़ी सीढ़ी पार करी थी जब यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुई थी, राइट सर को अच्छे से याद होगा, राइट। उसके बाद टेक ट्रांसफर वगैरह में हमारे ट्रस्ट बढ़ा अमेरिका के साथ, पर अभी भी बहुत रोक है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे। तो इस इनिशिएटिव का नाम ट्रस्ट इसीलिए दिया गया कि ये नेक्स्ट लेवल ले जाए, और इंडिया अमेरिका कोलैबोरेशन, सेमीकंडक्टर्स, सप्लाई चेन्स, वही जो भी बात कर रहे थे बग्गा सर, राइट सर, कि सप्लाई चेन्स ऐसी हो जो चाइनीज इकोसिस्टम से अलग हो। तो ट्रेड हो गया और ये ट्रस्ट फ्रेमवर्क हो गया टेक्नोलॉजीज का लेकर के। ये दो बिग पिक्चर एरियाज हैं आई थिंक वैंस की विजिट के। एब्सोल्युटली। आप तीनों से बात करने पर एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि कोई डायरेक्ट कोई टैरिफ पर एकदम एक तरफा बात हो जाए, कोई मुकम्मल तौर पे कोई कोई ऐसा कोई अनाउंसमेंट हो जाए साहब,
इसकी उम्मीद हमें कम करनी चाहिए। बट शशांक सर, थोड़ा सा आप हमें बताइए, एडवांस करने में ट्रेड नेगोशिएशंस को, ख़ास तौर से 90 डेज़ के टैरिफ का जो पॉज है उसके बाद क्या होगा, नोबडी नोज़। बट हमारा जो BTA चल रहा है, और जैसा कि भारत हमेशा कहता आ रहा है कि पूरी दुनिया में कम से कम 70 देश जिनके साथ ट्रम्प चाहते हैं नेगोशिएशन करना, कम से कम उनमें से तो हम पहले देश हैं जिनके साथ पैरेलली एक ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रही है। तो क्या वैंस की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ होनी है, NSA अजीत डोभाल के साथ भी होगी, स्वाभाविक है NSA एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ भी होगी? क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर भारत के पास भी टू फाइनलाइज द फर्स्ट फेज ऑफ BTA? बार बार क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि आप इस साल के अंत तक काफ़ी लंबा खींच रहे हैं इसको, BTA को फाइनलाइज करने में, थोड़ा जल्दी कीजिए। तो क्या ये क्रिटिकल होगा सर कि हम BTA को थोड़ा जल्दी और बेहतर तरीके से फाइनलाइज कर पाएं? शशांक सर, मैं समझता हूँ कुछ जो पहलू हैं वो तो अगले 3 महीने के अंदर फाइनलाइज हो ही जाने चाहिए। बाकी थोड़ा मसला और आगे तक खिंचता है तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पिछले कई वर्षों से हम लोग चीन से इतना वो खतरे में रहते हैं कि हमने जो कोई भी हमारे सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स एशिया के देशों के साथ में, आसियान के साथ में और नॉर्थ ईस्ट एशिया वगैरह के देशों के साथ में बना सकते थे, वो हमने कम रखी हैं। RCEP करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी एशिया के देशों के लिए, हम निकल कर आ गए उसमें से, क्योंकि हमको डर था कि चीन कहीं इसमें हमको जो है मात ना दे दे। अब आवश्यकता ये है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर आप चीन से कर रहे हैं तो मेरे यहाँ मत भेजिए उस सामान को, अगर आपको अपने लिए चाहिए तो ले लीजिए। दूसरा, सप्लाई चेन जब तक नहीं ठीक होगी भारत के, तो BTA आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? अगर अमेरिकन कंपनीज जो चीन में हैं वहां से शिफ्ट होना चाहती हैं तो वो उन्हीं देशों में जाना चाहेंगी जहां उनके सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बने हुए हैं। उसमें भारत को बहुत तेजी से जहां जहां भी इस तरह के सप्लाई चेन रिलेशनशिप हैं उनको बनाना होगा, और साथ ही साथ BTA पे जो मसले ऐसे हैं जिन पे अभी अगले 3 महीनों के अंदर एग्रीमेंट हो सकता है, कर लेना चाहिए। और वैंस साहब का विजिट का मैं इसकी कमी नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है ये, लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान में रखना है कि हमको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखनी है वैंस साहब के साथ में। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरीके से उनको कोई एम्बेरसमेंट हो, या हमारे जो लेडी हैं, लेडी वैंस हैं, उनको किसी तरह का एम्बेरसमेंट हो, क्योंकि वहां पे अमेरिका में एक मागा ग्रुप है जो कि इंडियन कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखता है। अभी हमने देखा कई जगहों पर उन्होंने कोशिश करी है कि भारतीयों को किसी तरीके से उनके वीसाज में दिक्कत करी जाए और डिले करा जाए। तो वो हमको बहुत ध्यान में रख के चलना है कि हमारे अपने और भी हित हैं जो कि हमको लॉन्ग टर्म में लेकर चलने हैं। राइट सर। बग्गा सर, जैसा भी सर भी बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही फिजूल चली जाएगी वान साहब की ये विजिट, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कुछ मुकम्मल नतीजे हम निकाल लेंगे। बट येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उनका जितनी भी देर वो भारत में रहेंगे। आपके लिए सर अभी स्थिति क्या बन रही है भारत के लिए? क्या आप ट्रम्प प्रशासन को भारत के प्रति नर्म होता हुआ देख रहे हैं? और नर्म से ज़्यादा क्या ट्रम्प के दिमाग में कहीं ये बात मजबूती से घर कर रही है कि चाइना के एक बड़े विकल्प के रूप में आइए मैं भारत के साथ अब आगे बढ़ाऊं, और वान साहब आप जाइए ज़रा देखिए कि जो मैं सोच रहा हूं क्या भारत भी वैसा ही चाहता है या नहीं चाहता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के साथ कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। China+1 जिसका आप और हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, जो हमने अपॉर्चुनिटी बार बार मिस की है, क्या ये वापस भारत के पास आई है? और आप देख रहे हैं कि वैंस के थ्रू टेस्टिंग द वाटर्स ट्रम्प साहब करना चाह रहे हैं भारत के साथ? सर, ये बहुत अहम बात आपने कही कि टेस्टिंग ऑफ वाटर्स होगा, क्योंकि रॉबिन सर की अगर बात इसके साथ जोड़े, वो ट्रम्प ही करेंगे। जो भी क्रेडिट आएगा या डील मेकिंग आएगा वो ट्रम्प करेंगे। तो वैंस को वो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वैंस आके कुछ करार कर दें या कुछ घोषणा कर दें। ये ज़्यादा मैसेज आएगा ट्रम्प से डायरेक्ट, और मैसेज वापस भेजा जाएगा। इटली से भी होके आ रहे हैं आज। मेलोनी प्राइम मिनिस्टर इटली की भी वहाँ पे थी, वॉशिंगटन में बात करके आई हैं। यूरोपियन यूनियन की ज़्यादा दाल गली नहीं। मंडे को उनके ट्रेड कमिश्नर वहाँ थे, उन्होंने फिर आके बोला हमें पता नहीं अमेरिका क्या चाहते हैं। अमेरिका यही चाहते हैं कि आप चाइनीज सप्लाई चेन से निकलें, बट 500 बिलियन का वो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो यूरोप के लिए चाइना से निकलना भी मुश्किल है।
तो यहाँ पे वैंस आना 2-3 तरह से सिंबॉलिक भी हो गया, क्योंकि जी जिनपिंग अभी अपने स्टेट्स, अपने सारे दोस्तों के पास होके आए, वियतनाम गए, मलेशिया गए, कंबोडिया गए, और वहाँ पे हर जगह उन्होंने 35-40 करार साइन किए। तो एक सिंबॉलिज्म है कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट आना अमेरिका का, चाहे आप कह लें कि पर्सनल विजिट है, कुछ भी है, बट सिंबॉलिज्म ज़रूर आ जाता है कि सबसे दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति अमेरिका के भारत आ रहे हैं पहले एशिया में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरा, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कुछ ऑफिशियली निकल के आने के लिए, बातचीत रहेगी, बट कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं होगा। तीसरा, अमेरिका भारत को कैसे देख रहा है, बहुत बड़ा मार्केट भी है भारत, और बहुत बड़ा एलाई है चाइना के अगेंस्ट। जो जियो स्ट्रैटेजिक अलायंस चाहिए, उसमें जापान, कोरिया, भारत बिल्कुल आगे हैं। और साउथ ईस्ट एशिया देखें तो वो डिफेंस के लिए यूएस पे निर्भर हैं, बट उनके इकोनॉमिक लिंकेज सारे जो हैं वो चाइना के साथ हैं। जो ये आरसेप करार उन्होंने किया, उनकी इकोनॉमी अब इतनी इंटीग्रेट हो गई है चाइना के साथ। और अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स निकल रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के 80,000 टेक्सटाइल जॉब पिछले साल चले गए। तो ये है कि चाइना अपना जो रुख है वो काफ़ी ब्रॉडन कर रहा है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बन के आए, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया को भारत और अमेरिका से डिफेंस के लिए बहुत सामान चाहिए, और यूएस का अम्ब्रेला चाहिए चाइना के अगेंस्ट, बट इकोनॉमिकली वो टोटली इंटीग्रेट हो गए हैं चाइना के साथ। तो उसमें भारत स्टैंड आउट करता है। इसमें मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि भारत स्टैंड आउट करेगा उनके लिए। राइट सर। रॉबिन सर, अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त एक है जो फ्यूचरिस्टिक है, जिस पर वैंस और सब लोग सोच रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे। अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि ट्रम्प साहब बिल्कुल गुत्थम गुत्था की लड़ाई में हैं चीन के साथ, और वो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को किसी भी हाल में नहीं चाहते कि वो 30 के आसपास भी आए और दुनिया में उनका कंपैरिजन हो क्लोजली। अब मुझे बताइए सर कि अगर ये ऐलान हो चुका है अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से, कि हमें चाइना नहीं चाहिए, अब 30 ट्रिलियन डॉलर वर्सेस 18 ट्रिलियन डॉलर के ये जो ट्रेड्स होते थे, आपस में बातचीत होती थी टेंशन्स के बीच में, उसके बीच में बहुत सारी इकोनॉमीज़ को पनपने का मौका भी मिलता था, इंक्लूडिंग इंडिया। अब अगर ये दोनों सीन से गायब हो जाएं या एक दूसरे को नज़रअंदाज कर दें, तो फिर क्या होगा सर आगे? अब आप क्या देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकली क्या देख रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन ऑर्डर के लिहाज से, भारत के लिहाज से अच्छा हो रहा है या चुनौतियां आगे बढ़ रही हैं? रॉबिन सर। ग्रेट क्वेश्चन। आई मीन तीनों हो रहा है, अच्छा हो रहा है, चुनौतियां बढ़ रही हैं और खतरे भी आ रहे हैं, तीनों हो रहा है। जहां तक बात है कि अमेरिका में शहंशाह रहूंगा, उधर चाइना कहता है रोक सको तो रोक लो। बात तो ये है ना, अल्टीमेटली इस समय दुनिया में हो रही है, जो आप और हम दर्शकों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री पावर है। उसने अब ठान लिया है पिछले 4-5 साल, उससे पहले इतना नहीं था, पर 4-5 साल से एकदम कोविड के बाद से अमेरिका को सडन रियलाइजेशन हुआ, अरे मैं तो सो रहा था, चाइना इतना आगे निकल गया। अमेरिका ने ठान लिया है, बाइडेन के दौरान भी, ट्रंप के दौरान और ज्यादा, कि हम चाइना को नंबर 1 नहीं बनने देंगे, और उसके लिए जो हमें करना हो हम करेंगे। एंड वी आर सीइंग इट। पिछले साल भर से, बाइडेन के टाइम से, सेमी कंडक्टर्स पे कैसे बैन लगाया, अमेरिकन कंपनीज को इन्वेस्ट नहीं करने दे रहे, अमेरिकन सिटीजन्स को जो ग्रीन कार्ड में काम कर रहे हैं चाइना में, उन्हें है कि अगर आप तुम काम करोगे तो तुम्हें अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये बाइडेन के समय की बात है कि इफ यू आर अ ग्रीन कार्ड होल्डर वर्किंग इन अ चाइनीज कंपनी इन चाइना एंड यू थिंक कि मैं नो, हॉलैंड की ASML की जो एक ही मशीन है अपने टाइप की, राइट, 10-12 बिलियन डॉलर की एक ही लिथोग्राफिक मशीन बनाता है, उसने सैंक्शन लगा दी। तो ये चाइना को टोटल उसका सफोकेट करने का प्रयास है इनका टेक्नोलॉजी से, और उधर चाइना कहता है रोक सको तो रोक लो, मैं करूंगा। तो ये जो प्ले आउट हो रहा है, इसमें ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, बड़ी रैंडम चीजें होंगी। तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू से, अदर देन टू से कि नेशंस हैव टू बी क्विक।
कंट्रीज को भी है, जैसे सप्लाई चेन है या चाइना प्लस वन है। चाइना प्लस वन में मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से वापस लाते हैं, ठीक है, पर चाइना प्लस वन तो कितने वर्षों से चल रहा था। कितनी प्लस वन इंडिया में आई है चाइना से? बहुत कम आई है, राइट, जो कि रिलोकेट हुई है इस मेथड में। ज्यादा लोकेट हुई है उस तरफ आपके वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि। ना उसका जो अब ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ जो बात हो रही है टैरिफ्स की, आपने सुना हो, हम सब ने सुना है, बार बार अमेरिकन ये कह रहे हैं, ये बात केवल ट्रेड परसेंटेजेस की नहीं है टैरिफ की, इट इज अबाउट नॉन टैरिफ बैरियर्स। पीटर नवारो जो इसका एडवाइजर है, जो मेन आइडियोलॉग है इस पूरी थ्योरी का, वो बार बार कहता है कि टैरिफ अगर हम मानो 40% वियतनाम का एग्जांपल दे रहा था कि 40% अगर हम वियतनाम पे था, हमने लगाया, वियतनाम कहता मैं 0 करूंगा, तो ही सेड नो, इट्स नॉट अबाउट 40 से तुम 0 ले आओ, इट इज अबाउट द नॉन टैरिफ बैरियर्स। सो आई विल से द सेम सिचुएशन विल अप्लाई टू इंडिया। हम अभी परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं टैरिफ की, हमें यह देखना चाहिए कि इंडिया के नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं जो अमेरिका अलेज करता है कि इंडिया के ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। मार्केट एक्सेस नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंसेस, डिले ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइम, जुडिशियल रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट अडेरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट सर, ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, इस पे कितना हम चेंज करते हैं, और वो मेरे ख्याल से जितना ज्यादा हम चेंज करें शायद अच्छा होगा। राइट सर, सारे नहीं तो एटलीस्ट सेवरल ऑफ देम आर वंस जो कि हमें रिफॉर्म करने पे कंपेल करेंगे, जो हमारी इंडस्ट्री हमारे लिए खुद अच्छा है। राइट सर, ठीक है, अमेरिका तो पुश कर रहा है बिकॉज इट वांट्स टू प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट्स इनटू इंडिया, एब्सोल्युटली राइट। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनफैक्ट आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ इट कि व्हाट आर द नॉन टैरिफ बैरियर्स डीपली। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचना होगा। आखिर में बहुत संक्षेप में शशांक सर, आपके क्लोजिंग रिमार्क के तौर पे, भारत ने जो अभी तक ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ जो रणनीति दिखाई है, बहुत ज़्यादा बोला नहीं और बहुत ज़्यादा रिटेलिएट भी नहीं किया, रिएक्शंस भी नहीं दिए, बड़े सटल रूप में आ रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो अगर हम कह सकें तो। आपको लगता है सर कि भारत ने मेजॉरिटी के साथ हैंडल किया है सिचुएशन को, और आगे क्या करना होगा सर? देखिए, अभी तक तो मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो नरसिम्हा राव साहब के टाइम पर एक मोमेंट आया था जब एकदम से मिडिल क्लास आगे बढ़कर आई थी, ये फिर से ऐसा मौका आ गया है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पर क्या हम वो स्टेप्स ले पाएंगे जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि जो एक्सपर्टीज, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन बढ़ना चाहिए, सप्लाई चेन्स में रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए, और चाइना की प्रोडक्ट्स को हम अपने यहाँ बना के ना भेजें अमेरिका में, और अपने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह हैं उनको ध्यान में रख के करें इस तरीके से कि हमारा हित तो खराब ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम इनएफिशिएंसीज को प्रमोट ना करें, मार्केट अपना मोनोपोलीज को ज्यादा प्रमोट ना करें। तो जितना भी हम अच्छे तरीके से अपना पूरे तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं, अपने टेक्निकल सोफिस्टिकेशन अमेरिका के साथ में जोड़ सकते हैं, अपने मार्केट्स को $500 बिलियन तक का ले जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ इस तरह के एक्सपर्ट्स हैं और इस तरह के नेशनलिस्टिक फीलिंग है कि वो भारत सरकार जो है इस कदम को भी उठा लेगी, और पूरे तरीके से जो और देश इस समय सोचते हैं कि उनको ट्रम्प साहब के सामने समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए थोड़ा सा इस मामले में आसान है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि आई लाइक मोदी बट ही इज अ टेरिफिक नेगोशिएटर। तो देयरफॉर देयर बोथ पॉइंट्स कि नेगोशिएट भी करना होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान में रखना है कि भाई वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं ये लोग। एब्सोल्युटली सर। तो वैन साहब आ रहे हैं सपत्नीक और बच्चों के साथ आ रहे हैं। एक तरह से बच्चे ये भी कहा जा रहा है कि ननिहाल आए हैं, और नाना के घर में जब कोई आता है तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी गुडीज़ और गिफ्ट्स की अपेक्षा भी करता है, लेकिन इस बार भारत वैन्स फैमिली से गुडीज़ और गिफ्ट्स की एक्सपेक्टेशंस कर रही हैं। तो देखते हैं कि भारत के ये रूट्स क्या भारत के पक्ष में वैन साहब के थ्रू हमारे लिए कुछ नई सौगात लेकर आते हैं। पिक्चर अच्छी लग रही है, नेगोशिएशन बातचीत जो आप लोगों से हुई उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो भारत को मिलेगा, कम से कम एक स्टेप पॉजिटिव दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जब वो आएंगे उसका विश्लेषण तो हम लगातार करते रहेंगे। और फिलहाल आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। रॉबिन सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय बग्गा सर, वक्त निकालने के लिए। शशांक सर, थैंक यू सो मच सर।